हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग संस्कृत की क्लास करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग संस्कृत वर्णमाला के बारे में सब कुछ जानेंगे और सीखेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला। तो संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन वर्ण हैं। यानी संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर को अच और व्यंजन को हल कहते हैं। स्वर को संस्कृत में अच और व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। हिंदी में स्वर व्यंजन और संस्कृत में अच और हल कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी-कभी कि स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर होगा अच। व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो हल कहते हैं। संस्कृत में व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। संस्कृत में स्वर कितने हैं? स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर होगा 13। यहाँ पे वही है अच 13, हल 33। अब हम लोग देख लेते हैं वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्णमाला को 3 भाग में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 अयोग वाह। तो संस्कृत में वर्णमाला को 3 भाग में बांटा गया है। स्वर, व्यंजन, अयोग वाह। स्वर को अच, व्यंजन को हल और अयोग वाह। स्वर कितने हैं संस्कृत में? स्वर 13 हैं। व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन 33 हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है स्वरों का विभाजन। अभी तो पूरी वर्णमाला का विभाजन हमने देखा कि 3 होता है, स्वर, व्यंजन और अयोग वाह। अब पहला लेके चलेंगे स्वरों का विभाजन। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर को 3 भाग में बांटा गया है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर में कौन-कौन से स्वर आते हैं? तो ह्रस्व स्वर ये संख्या में 5 हैं। ह्रस्व स्वर संख्या में 5 हैं। कौन-कौन से हैं वह? तो अ, ई, उ, री, ली जो है यह ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व मतलब छोटा, छोटा स्वर। और नंबर 2 दीर्घ स्वर, ये संख्या में 7 हैं। दीर्घ स्वर जो है उनकी संख्या 7 है और ह्रस्व स्वर की संख्या 5 है। दीर्घ स्वर के अंतर्गत क्या आता है? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री, ए, ओ, औ, ये जो 7 स्वर हैं यह दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है, यह संख्या में 1 होता है। यानी प्लुत स्वर जो होता है वह केवल 1 होता है, जिसे ओम कहते हैं, पढ़ते हैं और इसे इस तरह से लिखा जाता है ओम। तो इस तरह से हमने स्वर का विभाजन भी देखा। तो स्वर 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत 5 स्वर आते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत 7 स्वर आते हैं और प्लुत स्वर के अंतर्गत केवल 1 स्वर आता है। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री, ए, ओ, अ आता है और प्लुत स्वर के अंतर्गत केवल 1 स्वर होता है जो कि ओम होता है। अब आगे है मूल स्वरों की संख्या 9 है। ये तो स्वर थे, बट जो मूल स्वर है वह 9 है। मूल स्वर का मतलब वह मतलब किसी दूसरे स्वर से मिलकर नहीं बनते, वह स्वतंत्र होते हैं। तो इस तरह से प्रश्न भी बहुत आता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वरों की संख्या 9 है। वे स्वर कौन-कौन से हैं? तो वे स्वर हैं अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, अंक और अह। ये जो 9 स्वर है यह मूल स्वर है। यह किसी अन्य स्वर के मिलने से नहीं बनते हैं। और संयुक्त स्वर 4 होते हैं। 9 जो होते हैं वह मूल स्वर होते हैं और 4 संयुक्त स्वर होते हैं। तो दोनों मिलके 9 4 13 स्वर हो जाते हैं। तो संयुक्त स्वर के अंतर्गत क्या आता है? संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए, ऐ, ओ, औ आता है। 4 स्वर हैं जो ए, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त स्वर हैं। इसे संयुक्त स्वर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो स्वर होते हैं यह 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो मूल स्वर 9 होते हैं, संयुक्त स्वर 4 होते हैं। मूल स्वर के अंतर्गत जो 9 स्वर आते हैं वह है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, अंक और अह। संयुक्त स्वर के अंतर्गत क्या आता है? ए, ऐ,
ओ औ। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है, पहला हम लोगों ने देख लिया स्वरों का विभाजन। अब दूसरे नंबर पे है व्यंजन। जो वर्णमाला है उसका दूसरा भाग है व्यंजन। तो उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे व्यंजनों का विभाजन। तो व्यंजन को 5 भाग में बांटा गया है। व्यंजन को 5 भाग में, स्वर को 3 भाग में। तो नंबर 1, कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। व्यंजन को 5 भाग में बांटा गया है। नंबर 1, कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। नंबर 2, तालु की मदद से बोले जाने वाले वर्ण। नंबर 4, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण। नंबर 4, दांत से बोले जाने वाले वर्ण। और नंबर 5, होठ से बोले जाने वाले वर्ण। तो इस तरह से व्यंजन को 5 भाग में बांटा गया है। अब डिटेल से देख लेते हैं। कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कंठव्य कहलाते हैं। कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कंठव्य कहलाते हैं। और कंठव्य वर्ण के अंतर्गत है क, ख, ग, घ। क, ख, ग, घ अंगा भी आता है। और नंबर 2, ताल की मदद से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य कहलाते हैं, यानी कि तालव्य वर्ण। तो तालु की मदद से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य वर्ण कहलाते हैं। उदाहरण च, छ, ज, झ और ञ। च, छ, ज, झ, ञ। यह जो होता है यह पंचमा अक्षर होता है। तो पंचमा अक्षर नाक से बोले जाते हैं, तो उसे नासिका वर्ण भी कहते हैं। अब नंबर 3 है मूर्धन्य वर्ण। तो मूर्धा से यानी कंठ के थोड़े ऊपर का जो स्थान होता है वहां से बोले जाने वाले वर्ण को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए ट, ठ, ड, ढ, ड। ट, ठ, ड, ढ, ड। ये जो है मूर्धन्य वर्ण है। नंबर 4, दंतव्य वर्ण। नंबर 4, दंतव्य वर्ण। दांत की मदद से बोले जाने वाले वर्ण दंतव्य वर्ण कहलाते हैं। उदाहरण त, थ, द, ध, न और औ तो नहीं होना चाहिए, औ भी। त, थ, द, ध, न जो है यह दंतव्य औ तो दांत से नहीं बोला जा रहा, तो ये नहीं रहेगा। त, थ, द, ध, न जो है यह दंतव्य वर्ण है। नंबर 5, ओष्ठव्य वर्ण। नंबर 5 क्या है? ओष्ठव्य वर्ण। तो ओष्ठव्य वर्ण किसे कहते हैं? होठ से बोले जाने वाले वर्ण को ओष्ठव्य वर्ण कहते हैं या कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो उदाहरण है प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म जो वर्ण है वो ओष्ठव्य वर्ण हैं। तो इस तरह से व्यंजन के जो 5 भाग है वह कंठव्य वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंतव्य वर्ण और ओष्ठव्य वर्ण होते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है एक सूत्र है। यह सूत्र है जैसे कि व्यंजन के जो भाग है, व्यंजन को जो 5 भाग में बांटा गया है उसे याद करने का यह एक तरह देखा जाए तो सूत्र है, जिससे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो पहला सूत्र है अकूह विसर्ग निया नाम कंठ। अकूह विसर्ग निया नाम कंठ मतलब कि अ मतलब अ, कु मतलब क वर्ग, अ मतलब अ, कु मतलब क वर्ग, अकुह और ह मतलब ह ही। विसर्ग ऐसे जो बिंदी होती है। निया विसर्ग निया नाम कंठ। ये जो है निया नाम, यह बस सूत्र बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। कंठ का मतलब कंठ से बोला जाता है। तो सूत्र के द्वारा मात्र इतने से आप याद कर सकते हैं कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। तो अकूह विसर्ग निया नाम कंठ का मतलब है कि अ, क वर्ग, ह और विसर्ग जो है वह कंठ से बोला जाता है। और कंठ के अंतर्गत यही आता है, मतलब क वर्ग जो है क वर्ग के अंतर्गत आता है क, ख, ग, घ, ङ। क, ख, ग, घ, ङ यह क वर्ग है। इसे कंठव्य से क वर्ग और अ और ह और विसर्ग को कंठ से बोला जाता है। नंबर 2, दूसरा सूत्र है ई चुयसा नाम तालु। ई चुयसा नाम तालु, इसका क्या मतलब है? ई मतलब, और ये जो अ है यहाँ पे छोटा अ भी रहेगा और बड़ा अ भी आएगा। इसी प्रकार से इसमें ई छोटी ई बड़ी ई, चु मतलब च वर्ग, य मतलब यह, और ये जो स है स मतलब ये वाला स,
नाम सूत्र बनाने के लिए यूज किया गया है तालु। तालु मतलब तालु से बोला जाता है। तो छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग, य, स जो है तालु से बोले जाने वाले वर्ड हैं। और च वर्ग के अंतर्गत आता क्या है? च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य जो है ये च वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इन्हें तालु यानी या तालु से बोला जाता है और इन्हें तालव्य वर्ण कहा जाता है। तो दूसरा सूत्र भी हो गया। पहला सूत्र कु है विसर्गनीय नाम कंठ, दूसरा इचु यसा नाम तालु। तीसरा सूत्र है रि टूरखा नाम मूर्धा, रि टूरखा नाम मूर्धा। बस आप याद कर लेंगे रि टूरखा नाम मूर्धा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यह वर्ड जो है मूर्धा से बोला जाता है। तो इसका विस्तार करेंगे तो री मतलब री आ जाएगा, बड़ी री, छोटी ई, री, और टू मतलब ट वर्ग, र मतलब र, और ये जो ख है, ख, ये वाला ख, ये मूर्धा से बोला जाता है। तो छोटी री, बड़ी री, छोटी री जो होती है ऐसे बनती है, ये है छोटी री, और बड़ी री बनाएंगे तो ऐसे बनाने के बाद एक और करेंगे तो वो बड़ी री हो जाएगी। तो ये छोटी री, बड़ी री, ट वर्ग, र और ख वाला स जो होता है उसे मूर्धा से बोला जाता है। और आप लोग जानते होंगे कि ट वर्ग मतलब ट, ठ, ड, ढ, ड़ होता है। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ड़ आता है और इस ट वर्ग को मूर्धन्य यानी मूर्धा से बोला जाता है। चौथा सूत्र है लृ तुलसा नाम दंतः, लृ तुलसा नाम दंतः। इसका क्या मतलब है? लृ मतलब लृ, तु मतलब त वर्ग, ल मतलब ल, स मतलब ये वाला स, नाम सूत्र बनाने के लिए यूज किया गया है। दंतः मतलब दंत से बोला जाता है, यानी इसका जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? दंत है, दांत है। तो लृ तुलसा नाम दंत है मतलब कि दंत से बोले जाने जो वर्ण है वह है लृ, त वर्ग, ल और स। त वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। त वर्ग जो होता है वह दंतव्य से बोला जाता है। और सूत्र नंबर 5 है उपुब्धमानीय ओष्ठः, उपुब्धमानीय ओष्ठ मतलब उ, छोटा उ, बड़ा उ, पु मतलब प वर्ग, उपुब्ध मानीय ओष्ठ यानी कि उ और प वर्ग जो है ओठ से बोला जाता है। और ये जो लगा है धमानीय, यह सूत्र बनाने के लिए यूज किया गया है, इसका कोई यहाँ प्रयोग नहीं है। बस उ, बड़ा उ और प वर्ग जो है वह ओष्ठ से बोला जाता है। प वर्ग के अंतर्गत आता क्या है? तो प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म आता है। तो इन्हें जो प वर्ग होता है उसे ओष्ठव्य वर्ण भी कहते हैं। त वर्ग को दंतव्य वर्ण कहते हैं, ट वर्ग को मूर्धन्य वर्ण, च वर्ग को तालव्य वर्ण और क वर्ग को कंठव्य वर्ण भी कह सकते हैं। तो व्यंजन का जो विभाजन है वह 5 है, कंठव्य, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंतव्य वर्ण और ओष्ठव्य वर्ण। और इनके अंतर्गत क्या क्या आता है उसे याद करने का जो सूत्र है वह है इसे इरेज करके साफ कर देते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार रिपीट कर देते हैं सूत्र को ताकि आप लोग आसानी से याद कर सके। तो पहला सूत्र है अकोह विसर्गनीय नाम कंठः, इचुयसा नाम तालु, ऋतु रखा नाम मूर्धः, ऋतुलसा नाम दंतः, उपुब्धमानीय ओष्ठः। अकुह विसर्गनीय नाम कंठः, इचुयसा नाम तालु, ऋतुरखा नाम मूर्धः, ऋतुलसा नाम दंतः, उपुब्धमानीय ओष्ठः। तो आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे और इसका स्पष्टीकरण भी कर लेंगे, समझ जाएंगे कि किसके अंतर्गत क्या आता है। अब चलिए चलते हैं आगे। आगे है तीसरे नंबर पर हमने वर्णमाला का व्यंजन का जो देखा था, वर्णमाला का वह तीसरे नंबर का तीसरा भाग था अयोग वाह। अयोग वाह, तो अयोग वाह क्या है? अयोग वाह स्वर और व्यंजन के अलावा ये एक बिंदी जो होती है उसे अनुसार कहते हैं और विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपुब्धमानीय ये 4 अयोगवाह कहे जाते हैं। यानी अयोगवाह के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। पहला अनुस्वार,
दूसरा विसर्ग और तीसरा जो है वो जिह्वामूली और चौथा होता है उपउद्गमानीय। तो यहाँ से भी प्रश्न अक्सर बन जाता है कि अयोगवाह के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। या फिर पूछ सकता है कि अनुस्वार कैसा वर्ण है? तो यह अयोगवाह। या विसर्ग कैसा वर्ण है? तो यह एक अयोगवाह वर्ण है। तो हमारा इस तरह से वर्णमाला कंप्लीट हुआ। अब आगे कुछ विशेष हैं जो कि अलग से वर्ण रहते हैं। तो यहाँ पे है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? संयुक्त वर्ण ये जो है ये व्यंजन है। संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो और अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत भी 4 वर्ण आते हैं जो कि हैं य, व, र और ल। य, व, र और ल। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन-कौन से वर्ण आते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा य, व, र और ल। कभी-कभी पूछ लेता है कि ल कैसा वर्ण है? तो ल जो है एक अंतःस्थ वर्ण है। अब यहाँ पर है कि जो अंतःस्थ व्यंजन है वह कैसे किन-किन वर्णों के मेल से बनता है? तो यह जो है यह तालव्य है, यानी इसका उच्चारण स्थान जो है तालव्य है और यह छोटे ई या बड़ी ई प्लस अ से मिलकर बना है। व जो है दंतव्य तथा ओष्ठव्य वर्ण है, यानी कि व को दांत से और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है और यह छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस अ से मिलकर बना है। फिर र जो है यह मूर्धन्य वर्ण है और यह री या बड़ी री प्लस अ से मिलकर बना है, यानी कि र किन 2 वर्णों के मेल से बना है, किन 2 स्वरों के मेल से बना है? तो छोटी री या बड़ी ई प्लस अ के मेल से र बनता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ल कैसा वर्ण है? ल अंतःस्थ वर्ण है। कभी-कभी ये ऑप्शन में अंतःस्थ न देकर ये दंतव्य देता है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे ल एक दंतव्य वर्ण है, यानी दंत से बोले जाने वाला वर्ण है और यह री प्लस अ से मिलकर बना है। ल किससे किन 2 वर्णों के मेल से बना है? तो री प्लस अ से ल बना है। अब है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत स, ख, स, ह और विसर्ग आता है। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं स, ख, स, ह और विसर्ग। स कहाँ से बोला जाता है? स का उच्चारण स्थान क्या है? तो स का उच्चारण स्थान है तालव्य, ख का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य और ये जो है छोटा सा इसका उच्चारण स्थान है दंतव्य, ह का उच्चारण स्थान है कंठ और विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। दोनों का ह और विसर्ग दोनों का ही उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ह कैसा वर्ण है? तो ह एक ऊष्म व्यंजन है, इसे कंठ से बोला जाता है। ह को कहाँ से बोला जाता है या ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो ह का उच्चारण स्थान कंठ है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है यहाँ संस्कृत में वर्णों के उच्चारण स्थान। तो जो संस्कृत में वर्ण है या व्यंजन है, स्वर व्यंजन जो है उसका उच्चारण स्थान का हमने एक चार्ट बना लिया है। तो आप जो हमने वहाँ पे डिटेल में बताया इस चार्ट के द्वारा भी आप शॉर्ट में इसको याद कर सकते हैं। तो स्थान, स्वर, व्यंजन, अंतःस्थ, ऊष्म। तो स्थान कंठ, यानी कंठ से बोला जाने वाला जो स्वर है वह है अ और बड़ा आ। व्यंजन है क, ख, ग, घ, ङ, कंठ से बोला जाने वाला। अंतःस्थ व्यंजन जो होता है कंठ से कोई नहीं बोला जाता और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आने वाला जो वर्ण है उसमें कंठ से अह और ह बोले जाने वाला वर्ण है। और विसर्ग भी तालु से बोले जाने वाला स्वर ई और बड़े ई। तालु से बोले जाने वाले स्वरों की संख्या कितनी है? तो 2 है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। व्यंजन कौन-कौन से हैं? तो च, छ, ज, झ, य तालु से बोले जाने वाले व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है जिसे तालु से बोला जाता है? तो वह व्यंजन है य। ऊष्म व्यंजन कौन सा है जिसे तालु से बोला जाता है? तो वह कौन सा है? ये सल्जम वाला स है। मूर्धा मूर्धा से बोले जाने वाला स्वर री, बड़ी री। व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, ड यानी ट वर्ग और अंतःस्थ व्यंजन जो मूर्धा से बोला जाता है वह है र। ऊष्म व्यंजन मूर्धा से बोला जाने वाला ख। दंत से बोले जाने वाला स्वर री। स्वर जो री जो है वह व्यंजन नहीं बल्कि क्या है? एक स्वर है। और व्यंजन त, थ, द, ध, न यानी त वर्ग
दंत से बोले जाने वाला अंतःस्थ व्यंजन क्या है? तो ल है और उसमें व्यंजन स। ओष्ठ से बोले जाने वाला स्वर कितने हैं? 2 स्वर हैं और कौन-कौन से हैं? तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ। व्यंजन में प, फ, ब, भ, म हैं जो ओष्ठ से बोले जाते हैं और इसे हम प वर्ग भी बोल सकते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कोई ऐसा नहीं है जो ओठ से बोला जाता है और उसमें व्यंजन में भी कोई ऐसा व्यंजन नहीं है जिसे ओठ से बोला जाए। नासिका, नासिका से बोला जाने वाला कोई स्वर नहीं है। अंक, अंक तो नासिका से हम लोग बोल सकते हैं बट वह जो है अनुस्वार है, अयोगवाह के अंतर्गत आता है इसलिए हम लोग उसे नहीं कह सकते। और व्यंजन में ये नहीं होना चाहिए। व्यंजन में अंक और ङ, ञ, ड़, न, म जो है ये नासिका से बोले जाने वाले व्यंजन हैं। अंतःस्थ में कोई ऐसा वर्ण नहीं है जो नासिका से बोला जाए और उसमें व्यंजन में भी कोई ऐसा वर्ण नहीं है जो नासिका से बोला जाता हो। कंठ तालु से बोले जाने वाले स्वर ए, ऐ। कंठ तालु से बोले जाने वाले व्यंजन एक भी नहीं। कंठ तालु से बोले जाने अंतःस्थ व्यंजन वो भी नहीं है, शून्य। कंठ तालु से बोले जाने उसमें व्यंजनों की संख्या तो 0। कंठोष्ठ से बोले जाने वाले स्वर ओ और औ, ओ, औ। कंठोष्ठ से बोले जाने वाले व्यंजन कोई नहीं है यानी 0। कंठोष्ठ से बोले जाने वाला अंतःस्थ व्यंजन 0। कंठोष्ठ से बोले जाने वाले उसमें व्यंजनों की संख्या 0। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। दंत ओष्ठ से बोले जाने वाले स्वर एक भी नहीं। दंत ओष्ठ से बोले जाने वाले व्यंजन एक भी नहीं। दंत ओष्ठ से बोले जाने वाले अंतःस्थ वर्णों की संख्या 1 और वह वर्ण क्या है? व। दंत ओष्ठ और दंत ओष्ठ से बोले जाने वाला उसमें व्यंजन एक भी नहीं। तो इस तरह से यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन 1, 2, 3, 4 होते हैं। उसमें व्यंजन कितने होते हैं? तो उसमें व्यंजन जो है वह 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं। उसमें व्यंजन कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो यहाँ से आप लोग बहुत प्रकार के क्वेश्चन और आंसर बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे आज बस यहीं तक। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? संस्कृत में वर्णों के उच्चारण स्थान का चार्ट देखा, संयुक्त वर्ण पढ़े और अंतःस्थ व्यंजन किससे कहते हैं इसे देखा। उसमें व्यंजन किससे कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन-कौन से व्यंजन आते हैं इसे भी देखा। अयोग वाह के अंतर्गत कौन-कौन से व्यंजन आते हैं, क्या-क्या आता है उसे हमने आज पढ़ा। और व्यंजन को जो 5 भाग में बाँटा गया है उसको याद करने की ट्रिक यानी सूत्र को हमने देखा, जिससे कि आसानी से याद हो जाए कि स्वर के अंतर्गत कौन-सा वर्ण आता है, उच्चारण स्थान उसे हमने सीखा। फिर व्यंजनों का विभाजन कितने प्रकार में हुआ है उसे याद करने की ट्रिक, उसको याद करने का सूत्र, कौन-सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है उसे सीखा। फिर स्वरों का विभाजन भी हम लोगों ने देखा। मतलब कि आज की इस क्लास में हम लोगों ने संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं लगभग उसे हमने देखा और सीखा। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से आपको अगर थोड़ा-सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी यह महत्वपूर्ण क्लास मिल सके। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं उसे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। टेक केयर।